Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 29. Dear students, आज हम थोड़ा सा little bit different करने जा रहे हैं. We are going to study a research paper. आज हम research paper discuss करने जा रहे हैं. आपने अभी तक मैंने आपको lectures की slides दिखाई, हमने chapters पढ़े, numericals कराए, मैंने आपको exercises कराई and number of things, और आपको bookish सारी knowledge दी. आज जो मैं आपको deliver करने जा रही हूँ that is बेसिकली अ रिसर्च पेपर दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड्स कि क्या रियलिटी है, दुनिया में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव यूजेज किस तरह से है. डेरिवेटिव्स मैंने आपको पढ़ाए, करेंसी डेरिवेटिव्स, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट. बेसिकली दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक. रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम डेरिवेटिव्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो हमें मीट करनी पड़ती हैं व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस. तो डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव यूजेज क्या है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, और आज हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे, एविडेंस फ्रॉम द ग्रीस. आई हैव टेकन दिस केस स्टडी, दिस रिसर्च पेपर फ्रॉम द इंटरनेट से मैंने उसको लिया है, सोर्स आपको मिल जाएगी. आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज. मैंने सोचा मैं आपसे ये शेयर करूं और ताकि आपको रियल ग्राउंड्स पे पता चले कि डेरिवेटिव यूजेज किस तरह से हो रहा है. बुक में से मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था, करेंसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो आज हम देखने जाएंगे. सो द पेपर टाइटल इज डेरिवेटिव यूजेज इन रिस्क मैनेजमेंट बाय द नॉन फाइनेंशियल फर्म्स. दिस इज एन एविडेंस बाय फ्रॉम ग्रीस एंड इट वाज रिटन बाय Siridon Kapsiteson, PhD Center of Financial Studies, Department of Economics, University of Athens, Greece. ग्रीस के ही एक ऑथर ने ये लिखा है PhD सेंटर से और उसे पब्लिश किया है. वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. Despite the fact that derivatives are financial instruments with a long history, it is only the last 2 decades that a substantial increase in their application is observed. जैसे कि हम इसके ऊपर पहले भी डिबेट कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है. इनफैक्ट इट डज नॉट हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, बट इट डज हैव, इसकी जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो उससे भी ज़्यादा नहीं है. लाइक एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेकेड से इसकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा कॉमन होनी शुरू हुई. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर भी, ग्रीस को ज़रा एक साइड पे कर दें, चाइना में भी 2001 से लेके 2010 तक जो डेरिवेटिव्स का यूजेज था रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के हवाले से वो ज्यादा कॉमन हो गया. सो द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एक्सटेंट एंड द एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेरिवेटिव यूजेज इज लिमिटेड. और इस हवाले से कॉर्पोरेशन उसको किस तरह से यूज कर रही हैं, डेरिवेटिव्स को किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, अगेन दैट इज अ वेरी वेरी लिमिटेड एक्सरसाइज. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री तो उसकी इतनी नई नहीं है. दैट वाज जस्ट इन 1971 व्हेन द डेरिवेटिव दे स्टार्टेड वर्किंग. लेकिन एक्चुअली जो उसका आप ये समझ लें कि जो उसकी एग्जैक्ट एप्लीकेशन है दैट वाज जस्ट अ लास्ट 2 decades से उसकी ज्यादा एप्लीकेशन शुरू हुई है. सो द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द extent in the aspect of the corporate derivative usage is very limited. Moving on. The main reason is that the disclosure of the use of derivative was not mandatory until recently. अच्छा, disclosure क्या होता है? Disclosure का मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं, अच्छा स्टूडेंट, इस रिसर्च पेपर में के हवाले से मैं आपको एक बात कहती चलूँ. यू आर गोइंग टू स्टडी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स. मैं कोशिश करूंगी कि हर वो टर्मिनोलॉजीज जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए नहीं हो सकती है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ. It is going to give you a very different exposure as compared to what we were doing in the routine slides जो हमारी chapters की होती थी. Disclosure का मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी आप अपनी जो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हो, आप उसको रिपोर्ट करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. हाउ डू यू डिस्क्लोज योर इन्फॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट में या नहीं करना चाहते, या इज इट द रिक्वायरमेंट? जैसा कि
R&D एक्सपेंस को क्या आप छुपा के रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, और डू यू वांट टू डिस्क्लोज इट, और इवन इफ यू वांट टू कीप इट सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल, देयर इज अ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इट। समझ आ रही है ना? डेरिवेटिव यूजेज के बारे में भी यही था कि द मेन रीजन इज दैट द डिस्क्लोजर ऑफ द यूज ऑफ डेरिवेटिव वाज नॉट मैंडेटरी अंटिल रिसेंटली। इससे पहले ये होता था कि डेरिवेटिव का जो यूजेज था उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं था, लाइक जरूरी नहीं था कि आप उसको जरूर ही डिस्क्लोज करते, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट बन गई है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर कि आपने डेरिवेटिव के यूजेज को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्लोज करना है विद प्रॉपर फुटनोट्स इन योर एनुअल रिपोर्ट्स। जब आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स लिखेंगे उसके अंदर आपने अपने जो यूज किया है डेरिवेटिव को फॉर द हेजिंग पर्पस, फॉर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, you have to disclose that, right? So it has been considered for years a competitive corporate advantage of a strict confidential character. So basically ये एक competitive characteristics रहा और confidential character रहा over a number of years corporations को risk management टेक्निक के हवाले से, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वेदर दे आर यूजिंग द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और नॉट। मेरी बात समझ गया ना? डेरिवेटिव वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब तक तो नहीं था तो दे कैन बी यूज्ड एज अ कंपैरेटिव एडवांटेज। आपके फॉर एग्जांपल यू हैव अ फर्म एंड आई आल्सो हैव अ फर्म। आपकी फर्म के हमेशा जो रिटर्न्स हैं वो मेरे से हाई होते हैं बिकॉज यू मैनेज योर रिस्क मोर एफिशिएंटली एंड यू वर यूजिंग डेरिवेटिव्स इन द पास्ट। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट योर रिपोर्ट्स आई यूज्ड टू से पता नहीं ये कैसे करते हैं, आई डोंट नो इट बिकॉज आई एम वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता। लेकिन जब डिस्क्लोज करना शुरू हुआ तो जाहिर है ये कंपैरेटिव एडवांटेज उस तरह से नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली इट हैज नॉट बीन नाउ द कॉर्पोरेट एडवांटेज। This one-sided presentation of derivative contract during the past have increased the importance of this information. अब ये जो चीज़ है इसकी इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि डेरिवेटिव यूजेज की वजह से आपको competitive एडवांटेज मिला। यहाँ पे मैं आपसे एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करते जाऊँ कि जो बेरिंग्स बैंक था बहुत मशहूर यूके का, दैट वेंट बैंकरप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को उन्होंने मिस यूज किया, दे यूज्ड इट फॉर द स्पेकुलेशन पर्पस एंड अल्टीमेटली दे वेंट इनटू ह्यूज लॉसेस। आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि डेरिवेटिव्स को इस तरह से यूज किया जाए कि दे बिकम अ बर्डन फॉर यू और दे एंड अल्टीमेटली आपको उससे लॉसेस हों। In the mid-90s, a series of surveys took place in the US dealing with the use of derivatives by the non-financial firms. अच्छा, mid-90s तक ये हुआ था कि there were a series of surveys that have been taken place in the United States dealing with the use of derivatives by the non-financial firms. How the non-financial firms they are using these derivatives. This type of survey based on a questionnaire was later undertaken in many European countries. ये जो सर्वेस थे they were being undertaken in many European countries. क्वेश्चनेयर होता है, सर्वे क्या होता है, ये क्वेश्चनेयर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सर्वे इज अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप जाके रिस्पोंडेंट से पूछते हैं एंड हु इज द रिस्पोंडेंट हु इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, और वो कौन होगा। लेट्स से आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव का यूजेज क्या है, तो आप वो पीस ऑफ पेपर, उसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, वो ले जाएंगे और यू आर गोइंग टू विजिट लेट्स से 200 CEOs और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके पास वापस लेके आएंगे। फिर वो जो क्वेश्चनर्स आपके पास आ जाएंगे उसका आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस से मतलब यह है कि हर क्वेश्चन का जवाब क्या क्या मिला। 200 डिफरेंट एग्जेक्टिव्स ने एक ही सवाल का क्या जवाब दिया, क्या उनमें से मोस्टली के जवाब एक जैसे थे, क्या उन सभी के जवाब डिफरेंट थे। उसके लिए आप स्केल सेटिंग कर लेते हैं, जैसे डू यू एग्री, समवट, न्यूट्रल, यू डोंट एग्री, वगैरह वगैरह। फिर आप टिक्स कर लेते हैं, आप कहते हैं हाउ मेनी 4s, हाउ मेनी 3s एंड हाउ मेनी 2s एंड हाउ मेनी 1। बेसिकली जिस तरह आपने फीडबैक फॉर्म्स फिलअप किए होंगे, टिक कर देते हैं आप और बाद में उसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल रिस्पांस क्या है।
दिस इज कॉल्ड अ सर्वे बेस्ड टेक्निक. सर्वे का मतलब ये है कि आप जाएंगे फिजिकली टू दी रिस्पोंडेंट्स and then you are going to collect the data from them and then do it. अच्छा 90s के अंदर a series of surveys that they have taken place in the US और नॉन फाइनेंशियल फर्म्स के हवाले से, और यही वाले जो सर्वेज हैं ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हुए. मैनी यूरोपियन कंट्रीज, वही जो एक टाइप का जो सर्वे था which was based on the questionnaire, it was undertaken in many European countries just to look at के what was the derivative usage and how it is being taken place in different parts of the world. In order to examine the extent and the methods that non-financial firms in Greece adopt in managing the risk, a survey was undertaken. अच्छा, अब स्टार्ट हुआ यूएस से, फिर रिसर्चर ये बताता है कि इसी किस्म के बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हुए, और अब जो है वो ग्रीस के अंदर. अच्छा, ग्रीस जो है वो यूरोप का बिल्कुल एंड है, मतलब आप कहेंगे बॉर्डर के ऊपर है. इट हैज गॉट द टच ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है. यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल फर्म्स के हवाले से डेरिवेटिव का यूजेज किस तरह का है. सो यहाँ पे इस कंट्री के अंदर अ सर्वे वाज अंडरटेकन. दिस सर्वे सेट्स क्वेश्चन कंसर्निंग द मोटिव्स of derivative use, the risk management approach across risk classes and the major concerns of derivative users. So basically this survey sets questions concerning के why do we use the derivative, उसका motive क्या था, why the firms they were more motivated to use those derivatives, the risk management approach across risk classes, जो different risk classes हैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, एंड द मेजर कंसर्न्स ऑफ द डेरिवेटिव यूजर्स, और जो डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, जो कि क्लास ऑफ मैनेजर्स जो डेरिवेटिव को यूज कर रही है, उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, और वो क्या सोचते हैं उसके बारे में. सो दिस वाज द सर्वे दैट वाज बेस्ड ऑन दैट. अच्छा, बुक्स में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. रिसर्च उस हवाले से बड़ी ही फिजिबल होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और आपको वो डेप्थ ऑफ नॉलेज मिलता है जो कि आपको अदरवाइज बुक्स से नहीं मिलता. ठीक है ना, मतलब ये क्योंकि हम ये ऑन ग्राउंड जाके कुछ चीजें रियलिटी से करीब होके कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, दीज आर थ्योरीज एंड दे हैव टेकन 100 years टू डेवलप देम. जो आप बुक्स में पढ़ते हैं थ्योरीज को, वो 100 years और उससे भी ज्यादा लेती हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दैट. लेकिन ये जो रिसर्च होती है, दैट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू हैव. तो इस रिसर्च पेपर से आपको ये फायदा होने वाला है कि आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है. बुक्स माइट हैव द ओल्ड डाटा प्रेजेंटेड इन दैट, लेकिन जो रिसर्च वाला जो डाटा होता है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द रिसेंट इन्फॉर्मेशन. और रिसर्च के हवाले से एक और मैं बात करती चलूं, रिसर्च में खाली ये नहीं होता कि आपने एक सर्वे कर लिया या आपने क्वेश्चनर फिलअप करा लिया और आपने रिपोर्ट कर दिया रिजल्ट्स को. नो, यू हैव बेस्ड इट ऑन द पास्ट लिटरेचर रिव्यू. आपने उसको पुराने लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बेस किया है कि अभी तक क्या कुछ हो चुका है एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आप उसमें से अपने लिए क्या ढूंढ रहे हैं एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. आप अपना मोटिव उसमें एक्सप्लेन करते हो. सो दैट इज हाउ रिसर्च ऑलवेज गिव्स यू अ फ्रेश अपडेटेड नॉलेज and in-depth knowledge about a particular issue. तो इस सर्वे का जो questions थे, they were about the motives for the derivative usage. Why do the firms they are using those derivatives? The risk management approach across risk classes and the major concerns of the derivative users. Derivative users का major concern क्या है? The timings of the survey is not negligible since it is directly related to the adoption of the IFRS of the firms listed in the Athens Stock Exchange. Athens Stock Exchange जो है वो ग्रीस का जो कैपिटल है उसका नाम एथेंस है, और एथेंस स्टॉक एक्सचेंज उनका वैसा स्टॉक एक्सचेंज है जैसा हमारा कराची स्टॉक एक्सचेंज है, द मेजर स्टॉक मार्केट उनकी. और एंड द अडॉप्शन ऑफ IFRS. IFRS क्या चीज है? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल
reporting standards. Basically all over the world आपको ये requirement है that you are going to follow the international financial reporting standards that are going to be accepted worldwide. तो जितनी भी firms हैं all over the world, they are supposed to adopt these international financial reporting standards. So it is जो timings हैं उसको हम ignore नहीं कर सकते, since it is directly related to the adoption of the IFRS कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग इन्होंने अडॉप्ट किया या नहीं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्लोजर पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब मैंडेटरी हो गया कि जब भी आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का यूज करें तो उसको अपने रिपोर्टिंग के अंदर आप उसके अंदर रिपोर्ट करें. अकॉर्डिंग टू दी IFRS 32 एंड IFRS 39, अब ये उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ शिकें हैं, जैसे आप कहते हैं ना आइन की शिक होती है, उसी तरह ये जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट. उसके अंदर इसके मुताबिक 32 एंड 39 के मुताबिक विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फर्म्स मस्ट डिक्लेयर वेदर दे यूज डेरिवेटिव्स फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज और फॉर हेजिंग रिस्क. अच्छा, दो तरीकों के लिए हम डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हैं. नंबर 1 इज फॉर ट्रेडिंग पर्पज, इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड नंबर 2 इज फॉर हेजिंग पर्पज. अब ये जो आपका IFRS 32 एंड 39 है, ये आपको ये कहते हैं, ये डील्स विद द मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने जा रहे हैं, that firms must declare that whether they use derivatives for trading purposes or for hedging risk. क्या firms जो हैं वो derivatives को hedging purpose के लिए यूज करेंगे या फिर वो trading purpose के लिए यूज करेंगी. This is basically the point which should be noted कि हम उसको किस point of view से यूज कर रहे हैं derivatives को, whether we are using it for the trading purpose or for the hedging purpose. और IFRS की 32 and 39 जो है उसकी स्टेटमेंट्स, दे आस्क यू फॉर यूजिंग सच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स. एट द सेम टाइम इट इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्म्स मस्ट डिस्क्लोज द एक्सटेंट ऑफ रिस्क दे आर एक्सपोज्ड टू एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द थर्ड पार्टीज थ्रू हेजिंग. अच्छा, अब इतना आसान नहीं रहा. IFRS के थ्रू आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इससे हट के मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज करते हैं, आप LIFO यूज करते हैं, FIFO यूज करते हैं, एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? आपने वो रिपोर्ट करना होता है. डिप्रिसिएशन का मेथड है, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? डबल डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके हिसाब से आपने रिपोर्ट करना है कि नोट्स के अंदर आप स्पेसिफाई करोगे कि आई एम यूजिंग दीज मेथड्स इन ऑर्डर फॉर वैल्यूएशन एटसेट्रा. समझ आ रहा ना? तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल द टेक्निक्स, ऑल द मेथड्स दैट यू हैव एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेशन. अब यहाँ पे भी क्या होगा? द फर्म मस्ट डिस्क्लोज द एक्सटेंट of the risk they are exposed to and the amount of risk that has been shifted to third parties through hedging. और जो amount of hedging आपने shift कर दिया to the third party, वो भी आपने उसके अंदर include करानी है. समझ आ रहा है ना? यानी you must be very particular about what you are doing and और आप उसको किस तरह से आप risk management को transfer कर रहे हैं, that is very important issue. This survey fills a gap of many years since the last published research of this kind in Europe, while the fact that it is conducted in the Greece increasing the degree of interest. मैंने आपको बताया कि ग्रीस जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो ये जो सर्वे इन्होंने किया है, ऑथर अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि why he has done so and he has filled the gap of many years, क्योंकि लास्ट पब्लिश जो पेपर था वो यूरोप में था कोई, और अब उसके बाद ये पब्लिश करने जा रहा है ग्रीस में. तो रिसर्च में ऑथर अपनी मोटिवेशन भी बताता है और साथ ये भी बताता है कि हाउ द रिसर्च वर्क स्टैंड आउट एज कंपेयर टू द अदर रिसर्च वर्क दैट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द सेम फील्ड. I hope you are enjoying it. A little bit different, एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ. हम we are going to discuss the results, methodology क्या अपनाई इन्होंने, important results क्या disclose हुए, conclusions क्या निकले, and whether they can be generalized or not. The aim of this survey is to develop a database
of the extent of the derivative usage and of the risk management practices of the Greek non-financial firms suitable for academic use. So basically it was to develop a database of the extent of the derivative usage, कि derivative usage किस तरह से हो रहा है for the risk management practices of all these non-financial firms of Greece. A review of the previous survey is presented in section 2 and 3, discusses the sample, the methodology of research. Section 4 and section 7 present the survey results, and the last section concludes. Organization of the paper बता दिए कि पेपर के ये heads हैं और उसके अंदर हम ये चीज़ें discuss करेंगे. The first evidence of the derivative use by the non-financial firm is presented during 1995 in a survey conducted by Phillips in a sample of 415 US firms. तो पहला जो सर्वे हुआ था the derivative usage के हवाले से, this is basically the review of previous surveys that have already been conducted. That was in 1995 in a survey conducted by Phillips in a sample of 415 US firms. जिसमें सैम्पल साइज लिया था. सैम्पल साइज का मतलब यह है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर से वी हैव सॉर्टेड आउट सर्टेन फर्म्स जिनसे हम डाटा लेंगे. सो देयर वर 415 फर्म्स, यूएस फर्म्स, जहां से हमने डाटा लिया. 63.2% of the responding firms mentioned that they use derivative to hedge their financial risk. इन रेस्पोंडेंट्स में से जब हमने उनकी डिस्क्रिप्टिव्स निकाली तो उसने ये बताया कि 63.2% जो रिस्पोंडिंग फर्म्स थे, दे हैव मेंशन्ड दैट दे हैव यूज्ड डेरिवेटिव्स टू हेज देयर फाइनेंशियल रिस्क फॉर हेजिंग पर्पस. 90.4% ऑफ विच फेस इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड 75.4 फेस करेंसी रिस्क. अब हेजिंग जो है वो कौन से दो तीन रिस्क के अगेंस्ट की गई है, यानी मेजॉरिटी जो मेजर था 63 वो हेजिंग के लिए यूज कर रहे थे. और हेजिंग में कौन से वाले रिस्क के लिए? हेजिंग में जो मोस्टली किया वो किया इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द कंट्रीज दे वेरी अलॉट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड देन द करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क जिसको हम कहते हैं, एंड देन द कमोडिटी रिस्क. आप देख लेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द टू इम्पोर्टेंट रिस्क्स दैट अ मल्टीनेशनल फर्म दे मे एनकाउंटर, जिसमें एक था हमारा करेंसी रिस्क और दूसरा था हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क. दो इंपॉर्टेंट रिस्क जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, दैट वाज द एक्सचेंज रेट रिस्क एंड द करेंसी रिस्क, राइट. एंड द थर्ड वन इज द कमोडिटी रिस्क. तो सर्वे से हमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा जो हेजिंग की गई दैट वाज फॉर द इंटरेस्ट रेट रिस्क एज कम्पेयर टू द करेंसी रिस्क एंड द कमोडिटी रिस्क. सबसे कम जो है कमोडिटी रिस्क के लिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए, और उसके बाद करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए, दैट इज 75.4%. देन in the same year 1995 May, when the first of the three successive surveys of Wharton School conducted by Bodnar et al. Were published in a wide sample of 2,000 US non-financial firms, it was revealed that only 35% of the responding firms used derivatives, result that comes into contrast to the author's expectation of extensive use of derivatives. अब जब actually survey किया गया तो तब पता चला कि सिर्फ 35% of the respondents firms they are using these derivatives and rest they are not. हालांकि author की अपनी जो knowledge थी, observation थी, या जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि शायद डेरिवेटिव का यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ द डेरिवेटिव यूजेज बाय नॉन फाइनेंशियल फर्म्स, जबकि रिजल्ट उसके अपोजिट था. वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे अंडरटेकन बाय द बर्कमैन एट ऑल 1997 where the hedging practices of the non-financial firms in the New Zealand and US were compared. एक और सर्वे 1997 में जिसमें hedging practices of non-financial firms in the New Zealand and the US they were compared. New Zealand और US की जो दो आपस में comparison देखा non-financial firms का derivative usage के हवाले से 1997. The extent of derivative usage is higher among firms in New Zealand, mainly due to the greater corporate exposure to the financial risk and despite the higher transaction cost the local firm face. अच्छा, जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो इंटरेस्टिंगली सम एविडेंसेस दे केम आउट एंड दे से
कि न्यूजीलैंड के अंदर द डेरिवेटिव यूजेज वाज हायर एंड इट वाज व्हाई मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रेटर कॉर्पोरेट एक्सपोजर टू द फाइनेंशियल रिस्क एंड despite the higher transaction costs which the local firms they face. Finally, the survey by Al Masry in 2006 in UK, non-financial firms concerning fiscal year 2001, verifies that larger firms use derivatives more often than the medium and small firm size, while the derivative usage is more extensive in multinational firms. जो कि आपके कंसर्न की बात है, because you are लर्निंग द कोर्स ऑफ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो यहाँ पे एविडेंस ये बताता है 2006 के अंदर कि डेरिवेटिव का यूजेज जो था दैट वाज मोर, लार्ज फर्म्स ज़्यादा यूज करती हैं, स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स कम यूज करती हैं, वाइल इट इज़ मोर एक्सटेंसिव इन दी मल्टीनेशनल फर्म्स. स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज से कंपेयर करें तो लार्ज ज़्यादा करेंगी, और लार्ज को भी अगर आप इवन मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ करें तो मल्टीनेशनल फर्म्स और भी ज़्यादा डेरिवेटिव्स का यूजेज करेंगी. कैन यू टेल मी एनी रीजन व्हाई इज इट सो, व्हाई इट इज हैपनिंग दैट जो लार्ज फर्म्स हैं दे आर यूजिंग मोर डेरिवेटिव्स एंड ऑल्सो द मल्टीनेशनल फर्म्स दे आर यूजिंग मोर डेरिवेटिव्स? यस, वेरी गुड. देखिए, जो लार्ज फर्म्स होती हैं ना, या जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, उनकी एसेट बेस ज़्यादा है. They are more vulnerable to the shocks, to the financial shocks, to the asymmetric shocks, to certain other things जो कि ups and downs होते हैं. लेकिन जो छोटे होती हैं फर्म्स होती हैं, they cannot absorb such shocks. अगर लॉस हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी. इसलिए जो लार्ज फर्म्स होती हैं they always opt to do and they opt for the derivative usage. Moving on, now the sample and the methodology. So the present survey was conducted through the use of a questionnaire which has been sent to the Treasury or the Finance Department of 110 non-financial firms based in Greece. हमने 110 का sample लिया non-financial firms का which were based in Greece, those which were based in Greece, और it has been sent to the Treasury or the Finance Department. हमने इनको भेजा to the Treasury Department or to the Finance Department. So it was conducted with the help of a use of a questionnaire. बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले वाले US के अंदर, यूरोप के अंदर जो comparative analysis किया US और न्यूजीलैंड का और UK के अंदर, उसी किस्म का ये सर्वे हमने यहाँ पे भी किया. The structure of the questionnaire follows closely the 1998 Wharton CIBC World Market Survey of derivative usage by US non-financial firm. अब इस questionnaire का जो structure था that was closely following इनके पैटर्न जो 1998 में यूएस की फर्म्स के लिए किया गया था. अच्छा स्टूडेंट्स, एक मजे की मैं आपको बात बताऊं, रिसर्च के हवाले से क्वेश्चनर्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो. लाइक जो 1998 में इन्होंने क्वेश्चनर यूज किया बेस्ड ऑन सर्टेन मॉडिफिकेशंस विच इज ऑन योर लोकल कंडीशंस, आप उसके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके यू कैन यूज द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चनर इन योर ओन सेटिंग. ठीक है ना, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वेश्चनर होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप डाटा कलेक्ट कर चुके होते हैं और उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको देख चुके होते हैं. सो इट फॉलोज द सिमिलर पैटर्न. मूविंग ऑन, द सैंपल ऑफ सर्वे कंसिस्टेड ऑफ 110 फर्म्स. तो इस स्टडी के अंदर इन्होंने 110 फर्म्स का सैंपल लिया. पॉपुलेशन थी 415 फर्म्स जो कि रजिस्टर्ड थी ग्रीस के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और उन्होंने 110 फर्म्स ली. अब 110 क्यों ली, ये भी एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है. आप किस तरह से लेते हो, सिलेक्ट कैसे करते हो, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर जिसको हम टच नहीं करेंगे. लेकिन 415 फर्म्स में से इन्होंने 110 का सैंपल ड्रॉ किया. द फर्स्ट 100 फर्म्स आर लिस्टेड इन द एथेंस स्टॉक एक्सचेंज विद एनुअल टर्न ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन यूरोज इन द फिस्कल ईयर. उन्होंने उनका टर्नओवर देखा, फर्स्ट 100 फर्म्स ले ली. द रेस्ट 10 फर्म्स आर नॉट लिस्टेड बट स्टिल हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ 100 मिलियंस यूरो एटलीस्ट. ये देखें, सैंपल भी लिया ना तो वो एक जैसा होना चाहिए. समझ आ रहा है? मतलब एक जैसे होने से मतलब ये है कि उन फर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होनी चाहिए. लाइक 100 मिलियन यूरोज का टर्नओवर है, इनमें से 110 में से 100 लिस्टेड थी और 10 जो है वो अनलिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज पे. लेकिन जो 10 लिस्टेड नहीं भी थी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता था उनके साथ कि उसका भी जो टर्नओवर था वो भी 100 मिलियन के बराबर था. Following the international bibliography, the sample is divided into 3 size groups according to the annual turnover of the firm. अब इस सैंपल को उन्होंने डिवाइड किया into 3
sub groups size into 3 size groups according to the annual turnover of the firm. Annual turn of the firm के लिहाज से 100 मिलियन का था, लेकिन जाहिर है ऊपर नीचे होगा तो उन्होंने उसको 3 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया ताकि उनको एनालिसिस के लिए आसानी हो, राइट. The sample is also divided into 3 groups in terms of the industry sector. फिर उन्होंने सैंपल को इंडस्ट्री वाइड भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. लाइक एक इंडस्ट्री, लेट्स से अगर हम एग्जांपल लें, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक फूड इंडस्ट्री है और एक हेल्थ सर्विसेज है, तो उन तीनों को अलग अलग कर दिया. समझ आ रही है ना. तो हमने इंडस्ट्री वाइड भी उनको कंपैरिजन के पर्पस के लिए, ताकि हम उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें. द फर्स्ट मेलिंग ऑफ द क्वेश्चनर took place in February 2006 and the second one during April of the same year. क्वेश्चनर को मेल किया गया पहली दफा Feb 2006 में, और सेकेंड टाइम इट वाज इन द April 2006. The primary products sector include agriculture, mining, energy and public utilities. The manufacturing sector includes all manufacturing firms and the third sector includes firms providing services. 3 ले लिए. एक था आपका प्राइमरी प्रोडक्ट सेक्टर, नंबर 1, 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया. नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड नंबर 3 इज सर्विस सेक्टर. सो प्राइमरी प्रोडक्ट सेक्टर, नंबर 2 इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड नंबर 3 इज सर्विस सेक्टर. इन 3 सेक्टर्स की बेसिस के ऊपर डिवाइड किया. सर्विस में हमने इंक्लूड किया सच एज होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, हेल्थ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो ओवरऑल सैंपल को हमने 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया. एक बेसिस थी हमारी कि हमने उनको, बैक जाते हैं, एनुअल टर्नओवर के हिसाब से. एक बेसिस थी हमारी एनुअल टर्नओवर के हिसाब से 3 क्लासेस में, और दूसरा यह है कि इंडस्ट्री वाइड हमने उनको डिवाइड किया. सो वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट क्राइटेरिया. मूविंग ऑन. अच्छा जी, नाउ द रिस्पांस रेट बाय साइज एंड सेक्टर. हमने एक साइज के लिहाज से किया था और एक सेक्टर के लिहाज से लिया था. अब देखें, रिस्पांस रेट है रिस्पॉन्डिंग फर्म्स 62 फ्रीक्वेंसी एंड नॉन रिस्पॉन्डिंग फर्म्स 48%. रिस्पॉन्डिंग फर्म्स 100 में से 56.36% फर्म्स ने रिस्पॉन्ड किया और 43.64 ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. जब आप क्वेश्चनर को मेल कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि सभी आपको जवाब दें. उनमें से कुछ लोग आपको आंसर करेंगे और कुछ लोग आपको आंसर नहीं करेंगे. इसको हम कहते हैं नॉन रिस्पॉन्स बाइस, यानी कि हमें कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया. तो रिस्पॉन्स रेट निकालने के लिए यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हाउ मेनी ऑफ देम हैव रिस्पॉन्डेड. So we are going to calculate the response rate. 62 divided by 110, it is equal to 0.56 multiplied by 100, it is equal to 56.36%. So the response rate is 56.36%, whereas non-responding firms की क्या percentage है? 48 divided by 110, 48 divided by 110 and multiplied by 100, that is 43.64. So students, response rate हमने calculate किया for the responding firms and for the non-responding firms. Now size of the responding firms, मैंने आपको बताया था कि हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया 2 बेसिस पे. एक हमारा था उसका साइज के हिसाब से कि उनका टर्नओवर कितना है, और दूसरा था हमारा इंडस्ट्री सेक्टर के लिहाज से. तो साइज के लिहाज से वी हैव द स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज. स्मॉल साइज को हमने कहा एनुअल टर्नओवर विच इज लेस देन और इक्वल टू 150 मिलियन यूरोज. मीडियम को हमने कहा which has got the annual turnover of 150 to 350 million euros, and large को हमने कहा annual turnover is greater than 350 million euros. अच्छा स्टूडेंट्स, ये टोटल थी हमारे पास 62, और जिसमें से हमने 20 स्मॉल वाली ले ली, 21 मीडियम और 21 लार्ज. जब भी हमने कंपेयर करना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं एक ग्रुप के अंदर वो एक जैसी हों, ताकि कंपैरिजन के अंदर कोई टेक्निकल इशू ना आए. सो
इसके लिहाज से भी आपने उसकी भी परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी। ये जो परसेंटेजेस होती हैं ये ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स करके देते हैं, ये आपको नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि रिस्पांस रेट बाय साइज एंड सेक्टर कैसे कैलकुलेट हुआ। देन इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ रिस्पॉन्डिंग फर्म प्राइमरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में 17.74 प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाली थी, मैन्युफैक्चरिंग वाली 43.55 एंड सर्विसेज वाली 38.71 थी इस सैंपल के अंदर। सो दीज वर द परसेंटेजेस अबाउट द साइज और द पैटर्न ऑफ दोज पर्टिकुलर फर्म्स जो हमने सैम्पलिंग के लिए ली थी। Look at this graph. It's one of the interesting pie chart. The derivative usage rate in the current survey. Non-users yellow, users purple. You can see derivative users were only 33.9% when compared with the derivatives non-users. So derivative usage जो है वो कम था या derivative users कम है as compared to the non-users. सो द पीपल, इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं इस सर्वे से कि अभी तक जो लोग हैं दे आर नॉट ट्रस्टिंग दिस न्यू काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, द डेरिवेटिव्स फॉर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक एंड फॉर हेजिंग पर्पस। तो डेरिवेटिव जो है वो दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, नॉन यूजर्स ज्यादा हैं, यूजर्स कम हैं। The usage rate is considered relatively low when compared to the rates observed in other surveys. 35% is only observed in 1994 Wharton survey, which increases to 50% among responding firms in 1998. अच्छा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डेरिवेटिव जो यूजेज का रेट है वो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन सर्वे ने ये बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव का यूज़ कम है एज कम्पेयर टू दी नॉन यूजर्स। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि नॉन यूजर ज़्यादा हैं, यूजर्स कम हैं। इन यूरोप सर्वे ऑफ द सेम टाइप इन स्वीडन इन 1996, Elkback, Hagelin 1999 reveals that 53% of the responding firms use derivatives. अच्छा, यूरोप के अंदर जो एक सर्वे हुआ उसमें 1996 में इन दो ऑथर्स ने ये बताया कि 53% ऑफ द रिस्पॉन्डिंग फर्म्स दे यूज डेरिवेटिव्स। 53 यूज करते हैं और बाकी के यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव यूजेज वाज क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप इन 1996। इन जर्मनी बॉर्डनर डेरिवेटिव यूजेज रीचेस 77.8। यूरोप में डेरिवेटिव का यूज बहुत ज्यादा था, दैट वाज 77.8। हमने जो इस सर्वे में जो हमने देखा ग्रीस के हवाले से, दैट वाज वेरी लो, दैट इज 33%। द मोस्ट रिसेंट सर्वे इन यूके इन नॉन फाइनेंशियल फर्म्स ड्यूरिंग 2001 डेरिवेटिव यूजेज अमाउंट वाज 67%, जो कि अगेन जब हम इसको इससे कंपेयर करें ग्रीस वाले से, तो ग्रीस में डेरिवेटिव का जो यूजेज है वो बहुत कम था। मूविंग ऑन, फर्म्स वर आस्क्ड टू रिपोर्ट देयर एनुअल टर्नओवर एंड देयर टोटल एसेट्स फॉर द फिस्कल ईयर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन फर्म साइज एंड द डेरिवेटिव यूजेज। अब हम ये देखें कि फर्म के साइज का और डेरिवेटिव यूजेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्या बड़ी फर्म्स यूज कर रही हैं, क्या छोटी फर्म्स यूज कर रही हैं, क्या दोनों तरह की फर्म्स यूज कर रही हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं। फर्म्स वर आस्क्ड टू रिपोर्ट देयर एनुअल टर्नओवर्स एंड देयर टोटल एसेट्स फॉर द फिस्कल ईयर। हमने साइज के लिए, फर्म साइज के लिए हम देखते हैं टोटल एसेट्स को। फर्म साइज को देखने के लिए वी लुक एट दी टोटल एसेट्स। जिनके टोटल एसेट्स ज्यादा हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हम कहते हैं वो बड़ी फर्म्स हैं। जिनकी इन्वेस्टमेंट्स कम है, हम उनको कहते हैं छोटी फर्म है। आमतौर पे टोटल एसेट्स को ही देखा जाता है फर्म के साइज के हवाले से। सो a t-test comparison of the mean of these two variables was held between users and non-users by using the economic software eViews. सॉफ्टवेयर की मदद से हमने इन दोनों को कंपेयर किया, बड़ी फर्म्स और छोटी फर्म्स को आपस में। रिजल्ट्स कंफर्म दैट एक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डेरिवेटिव यूज एंड फर्म साइज। यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है as we increase the firm size, the derivative usage is going to be increased. As we decrease the firm size, the derivative usage is going to be decreased. यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे फर्म का साइज बड़ा होता जाता है, डेरिवेटिव यूजेज भी बढ़ता जाता है। वाई? क्योंकि एसिड बेस ज्यादा है। मैंने आपको इससे भी पहले बताया कि उसके अंदर शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है when the firm size is big. When the firm size is small, उसको शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम होती है। समझ आ रहा है ना? सो दिस इज लाइक दैट। जैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्म साइज के हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कोई किसी इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लें। अगर वो सेहतमंद है, हेल्दी है,
तो इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू बेयर द इलनेस शॉक्स। बीमार कम पड़ते हैं और अगर बीमार हो भी जाएं तो जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एजिड भी है और वीक भी है तो उसको रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। सेम इज द केस विद द फर्म साइज। फर्म का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन के एबिलिटी, जो आप कह लें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को एब्जॉर्ब करने के, अनफोर्सीन इवेंट्स को एब्जॉर्ब करने के चांसेस ज्यादा होंगे। दे आर मोर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन जो छोटी फर्म्स हैं उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो इस तरह के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले। तो डेरिवेटिव यूजेज जब भी हम करेंगे, क्योंकि दे आर दी हाई रिस्क हाई रिटर्न इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको सिर्फ वही अडॉप्ट कर सकते हैं और इसको वही टॉलरेट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन जिनका साइज बड़ा है। समझ आ रहा है ना? तो बड़ी फर्म ज्यादा यूज करेंगी। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन यूजर्स एंड नॉन यूजर्स, पी वैल्यूज से हम देखते हैं और टोटल एसेट्स और टोटल सेल्स वैल्यू के लिहाज से। आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल बिकॉज दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न। हम ज्यादा रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। यहां देखें डेरिवेटिव यूजेज रेट कंडीशनल और ऑन सेक्टर एंड साइज। प्राइमरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव यूजेज हो रहा है, दैट इज 72.72। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें कि 33.33% दे आर यूजिंग दैट डेरिवेटिव्स और सर्विसेज के अंदर 16.66% है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव यूजेज सेक्टर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा, इस सर्वे ने ये रिवील किया कि प्राइमरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है डेरिवेटिव। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें लार्ज, मीडियम और स्मॉल का कंपैरिजन, तो सबसे ज्यादा जो डेरिवेटिव का यूजेज है वो लार्ज फर्म्स में था एज कम्पेयर टू मीडियम एंड स्मॉल फर्म्स। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें नजर आ रहा है कि मीडियम स्मॉल वाले मीडियम वालों से थोड़ा सा ज्यादा डेरिवेटिव यूजेज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दी मीडियम वन। लार्ज वाले एक्सट्रीम पे एंड प्राइमरी प्रोडक्ट, तो डेरिवेटिव का यूजेज जो था वो लार्ज फर्म ज्यादा कर रही थी और प्राइमरी प्रोडक्ट सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाले और लार्ज फर्म्स वाले डेरिवेटिव का यूजेज ज्यादा कर रहे थे। देन वी मूव ऑन, डेरिवेटिव यूजेज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर कर लें तो देयर वाज एन इंक्रीज इन द डेरिवेटिव यूजेज, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 52.38% लोगों ने ये कहा कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ द डेरिवेटिव्स व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। By setting the question of which type of risk they manage by using derivative, firms are given the ability to make a multiple choice among foreign exchange risk, interest rate risk, commodity risk and equity risk. Equity risk ये हमने 3-4 कैटेगरीज बना ली क्योंकि डेरिवेटिव्स को हम इन सभी को हेज करने के लिए यूज कर सकते हैं और हम इन सभी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो बाय सेटिंग द क्वेश्चन ऑफ विच टाइप ऑफ रिस्क दे मैनेज बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, फर्म्स आर गिवन द एबिलिटी टू मेक अ मल्टीपल चॉइस अमंग, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं, क्या वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं, क्या वो कमोडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं, या क्या वो इक्विटी रिस्क को मैनेज करने के लिए करते हैं। And figure 4 displays that the risk most commonly managed with derivative is the interest rate risk, being done so that 71.42 of all the derivative users. तो basically जो सबसे ज्यादा जिस चीज से hedge करते हैं that is the interest rate risk, जैसे कि आपको ग्राफ से नजर आ रहा है। हमने इन सभी जो रिस्क हैं उनके बारे में उनसे बात की, तो then we identified कि foreign exchange risk को से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए दे आर यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो द मोस्ट कॉमनली आप समझ लें द रीजन टू हेज इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क एज कम्पेयर टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए दे आर यूजिंग दीज डेरिवेटिव्स। देन कम्स द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, देन कम्स द कमोडिटी रिस्क, और इक्विटी रिस्क को हेज करने के लिए किसी ने भी डेरिवेटिव को यूज नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? दो रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड द फॉरेन रिस्क करीब ही है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को हेज करने के लिए लोग ज्यादा डेरिवेटिव्स को यूज कर रहे थे एज कम्पेयर टू दी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मूविंग ऑन, मैनेजमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क कंडीशनल ऑन इंडस्ट्री। मैनेजमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क कंडीशनल ऑन इंडस्ट्री. In order to determine the type of risk that is related to the specific activity is another interesting issue. Derivative users that belong to the primary product sector hedge currency risk at 50%,
75% of those firms hedge the interest rate risk and the commodity risk is managed by 37.5 of such firms. ये देख लें आप, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट. अब हमने मैनेजमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क कंडीशनल ऑन इंडस्ट्री, हमने इंडस्ट्री वाइड देख लिया कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कितना परसेंट रिस्क को हेज करती है. मैन्युफैक्चरिंग वालों को देख लें, they are at the highest, they stand at the highest, 77.77% फॉरेन एक्सचेंज को रिस्क को हेज करते हैं एंड इंटरेस्ट रेट को हेज करते हैं 66.66%. अगर प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हवाले से देखें तो 75% फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज करते हैं एंड 50% इंटरेस्ट रेट को, एंड देन दी सर्विसेज में देख लें 75 एंड 75. और कमोडिटी रिस्क को हेज नहीं करते, जाहिर है वो सर्विस इंडस्ट्री है तो कमोडिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है. डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन, द डिफरेंट नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क दैट फर्म्स नाउडेज हैव टू डील विद and the need for specialization in treating them often recommend firms to manage them separately across different departments or across subsidiaries versus an integrated management at central level. Such a behavior is not supported by the evidence of the Greek firm. अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क के हवाले से एक जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन द रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन है, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ऑल द डिसीजंस दे आर गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड एट द पेरेंट और एट द होस्ट at the home country. यानी पेरेंट्स डिसीजन लेगा that whether to hedge, whether to do this risk management techniques with the help of derivatives or not. जबकि सब्सिडरीज जो हैं they are depending on the parent for such decision. ये अब थोड़ा सा यहाँ पे connotation है, यहाँ पे contradiction आ रही है. Such a behavior is not supported by the evidence in Greek. क्योंकि जो सब्सिडरीज हैं वो अपने अपने डिसीजंस खुद ले रही हैं कि हम लें, सेंट्रलाइज नहीं है. सेंट्रलाइज से मतलब यह है कि एक जो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग है वो एक जगह के ऊपर नहीं है. मोस्टली जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करती हैं जो कि यूजुअली पेरेंट कंट्री के अंदर होता है यूजुअली. अब वही वहां से डिसीजन लेती हैं कि हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है और फिर हमने कौन सी टेक्निक्स लगानी है इन ऑर्डर टू हैज दोज रिस्क. तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि वो एक जगह पे है और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि सब्सिडरीज अपने अपने पर्सपेक्टिव से या अपनी अपनी नीड के हिसाब से देखेंगे कि वेदर दे शुड बी गोइंग फॉर दैट और नॉट. राइट, सो सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है. मोस्ट ऑफ देम दे वर 76.19% was centralized, whereas decentralized with a centralized coordination, decentralized था 19.04% and decentralized yellow वाला that was only 4.77. तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह के ऊपर आपने सारे डिसीजंस करने हैं एंड नॉट स्कैटर्ड ऑल ओवर दी डिफरेंट सब्सिडरीज. लेवल ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग derivatives. In the current survey, firms that use derivatives were asked to express their concern about the credit risk of the contract, the market risk, the reaction by the analyst and the investors, tax and legal issues, the pricing and valuing of the derivatives, the lack of knowledge, the disclosure requirement, and the difficulty in quantifying firms' exposure. They were asked to express their views and their concerns about all these related issues. और हमने इन सभी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लिया और हमने ये देखा कि जो ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, नो कंसर्न आपको डार्क ग्रीन में, लाइट ग्रीन में लो कंसर्न एंड हाई कंसर्न रेड में. तो आप देख लें कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाज एट द हाई कंसर्न एंड डिफिकल्टी क्वांटिफाइंग एक्सपोजर्स दे हैड दी लो कंसर्न. ग्रीन पोर्शन जिसमें ज्यादा है उसका लो कंसर्न होगा. नो कंसर्न आप देख लें कि लाइट्स जो डार्क ग्रीन कलर है दैट इज दी नो कंसर्न. यू कैन इजीली सी इट कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम एक बार ले लें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि रेड बार हाई कंसर्न का पोर्शन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से, ग्रीन कंसर्न लो कंसर्न वाला ऑपरेशन है एंड डार्क ग्रीन वाला नो कंसर्न वाला ऑपरेशन है. सो हाई, लो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इन तीनों में से इनका लो कंसर्न था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए. क्रेडिट रिस्क का नो कंसर्न ओवरऑल
मार्केट रिस्क का हमने ये 3 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से उन्होंने ये बताया कि इतने % लोगों ने कहा है कि हाई कंसर्न है, इतने % लोगों ने ये कहा है कि लो कंसर्न है, और इतने % लोगों ने कहा है कि नो कंसर्न है. सो दीज आर बेसिकली द लेवल ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द डेरिवेटिव्स. Objectives of hedging with derivatives. In this section, firms were asked to identify the objective they try to achieve by using derivatives, and they can make a multiple choice among minimizing the volatility in accounting earnings and minimizing the volatility in cash flows. For 61.90 of the users, the main objective of the corporate derivative activity is the minimization of the volatility in the cash flows. हम ये चाहते हैं कि हमारे cash flows के अंदर volatility कम से कम हो जाए. So in order to minimize the volatility in the cash flows, the derivatives usage is being undertaken. Outcome that is in line both with the hedging theory and the empirical evidence in the US and UK. यानी थ्योरी भी सपोर्ट कर रही है इस पॉइंट को, और साथ जो हमारे प्रीवियस सर्विस थे उन्होंने भी यही कहा कि जो यूजर्स हैं मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज द मिनिमाइजिंग ऑफ द वोलेटिलिटी इन द कैश फ्लोज. हम चाहते हैं कि हमारे जो कैश फ्लोज के पैटर्न है वो फ्लक्चुएट ना करें, वो स्टेबल रहें, वोलेटाइल ना हो. वोलेटाइल मीन्स के मूविंग अप एंड डाउन. वी वांट देम टू बी स्टेबल ऑन अ स्टेबल पैटर्न. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दीज डेरिवेटिव्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग, क्या वो अकाउंटिंग अर्निंग्स के लिए करते हैं, क्या वो कैश फ्लोज के लिए करते हैं, क्या वो बैलेंस शीट अकाउंट्स के लिए करते हैं, क्या वो फर्म वैल्यू के लिए करते हैं, क्या वो अदर्स के लिए करते हैं. तो जो ज्यादा हमारा रिस्पांस था एग्जेक्टिव्स का वो ये था. 61.90 ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे रिपोर्टेड दैट दे डू द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग वाज टू अचीव द स्टेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लोज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वोलेटिलिटी ऑफ द कैश फ्लोज. उसके बाद अकाउंटिंग अर्निंग्स के ऊपर उसका ताल्लुक था, और then balance sheet accounts and ultimately the others. So most important objective for hedging was the cash flows, the stability of the cash flow in order to minimize the volatility. That was the main objective of the hedging. So dear students, this was about the research paper that we have discussed up till now. मैं आपको एक दफा दोबारा से brief कर दूं about what we have done so far. हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी अबाउट दी ग्रीस. हम ग्रीस के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि एक सर्वे बेस्ड रिसर्च पेपर था जिसके अंदर हमने डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ा. अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर in order to identify that what were the main conclusions that we have drawn on the basis of the certain findings that we have made. लेकिन जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताती जाऊं कि ग्रीस की नॉन फाइनेंशियल फर्म्स जो कि 415 एथेंस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड थी, उसमें से हमने 110 का सैंपल लिया, और उस 110 के सैंपल को हमने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में. एक तो था हमारा टर्नओवर के हिसाब से, एनुअल टर्नओवर के हिसाब से, मिलियंस ऑफ यूरोस, 100 मिलियन यूरोस के हिसाब से, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज में. और दूसरा हमने उसको इंडस्ट्री के हिसाब से कर दिया. इंडस्ट्री में प्राइमरी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द नॉन फाइनेंशियल फर्म्स. इन 2 हिस्सों में डिवाइड किया. देन वी स्टडीड वी हैव कंपेयर्ड द डेरिवेटिव यूजर्स विद द नॉन यूजर्स. यूजर्स को हमने ये देखा कि कितने उसमें यूजर्स थे, परसेंटेजेस कैलकुलेट की. थ्रू आउट दिस रिसर्च पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेजेस एंड द फ्रीक्वेंसीज, कि कितने % यूजर्स थे, कितने % नॉन यूजर्स थे. हमने ये देखा कि डेरिवेटिव का जो ऑब्जेक्टिव था मोस्टली वो ये था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करना था, और ज्यादा उसको मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो यूज कर रहा था, और ज्यादा उसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करेंगी. और मैंने आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बेस बताई कि जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट बेस ज्यादा होगी उनको हम लार्ज या बिग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, और जिनकी इन्वेस्टमेंट बेस छोटी होगी उनको हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. तो हमने ये देखा कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेरिवेटिव का यूजेज ज्यादा कर रही हैं एज कम्पेयर टू दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक IFRS के हिसाब से के हवाले से एक बात की. IFRS इज द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको फॉलो करना है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने फुट नोट्स में अकॉर्डिंग टू IFRS 32 एंड 39 के मुताबिक आपने उसके अंदर रिपोर्ट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग and for what purpose you are using. Either you are using it for the trading purpose or you are using for it for the hedging purpose. उसके अलावा फिर हमने कंसर्न्स देखे
के जो हमारे मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं अबाउट दीज डेरिवेटिव यूजेज। क्या उनका कोई कंसर्न है, क्या वो प्राइसिंग से कंसर्न है, क्या वो वैल्यू से कंसर्न है। देन वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड के वो किस लिए करते हैं, क्या वो कैश फ्लोज की वोलेटिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, क्या वो रेवेन्यूज अकाउंटिंग अर्निंग्स के लिए करते हैं, क्या वो बैलेंस शीट अर्निंग्स के लिए करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं। तो इट वाज फाउंड के मोस्ट ऑफ द फर्म्स, नॉन फाइनेंशियल फर्म्स, दे यूज द हेजिंग जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कैश फ्लोज के हिसाब से, कैश फ्लो की वोलेटिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज दिस हेजिंग पर्पस। हमने इस सर्वे के कंपैरिजंस भी किए साइड बाय साइड विद द यूएस फर्म एंड विद द यूके फर्म एंड विद सर्टेन अदर, यूरोप के अंदर एक जो स्विस के अंदर जो एक स्टडी हुई थी उसके साथ भी कंपैरिजंस किए। कुछ के साथ हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक और कुछ के साथ हमारे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू लुक एट कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। इसमें आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके साथ फिर उनके जनरल जो कंक्लूजन्स हैं और जो उसके फाइंडिंग्स हैं एंड देन कंक्लूजन्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ अबाउट दैट, एंड देन वी विल बी एबल टू comment something, we will be in a position to comment something about the exact derivative usage of the Greek firms. तो आपको ये हिस्ट्री देता है, रिसर्च वर्क हमेशा आपको नॉलेज देता है, दी अपडेटेड नॉलेज जो कि यूजुअली आपको उस तरह से अवेलेबल नहीं होता। It gives you the insight, it gives you the first hand information whatever is happening on the ground. Survey data are difficult to collect, but they are very, very beneficial in order to generalize certain important findings. So dear students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. A different way, a different mode. We are going to continue with the similar research paper in the upcoming lecture. See you next time. Allah Hafiz.